दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। उसका नाम है द पेंगुइन। पेंगुइन सीरीज की कहानी शुरू होती है बैटमैन मूवी के एंड से, जिस जगह पर बैटमैन मूवी को खत्म किया गया था। लेकिन इस सीरीज की कहानी बैटमैन मूवी से भी ज्यादा अच्छी है। इसकी शुरुआत जितनी रोमांचक है, इसका अंत भी उतना ही धमाकेदार है। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम ओस्काब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो खिड़की पर खड़ा गोथम सिटी का नजारा लेते हुए न्यूज सुन रहा था। हर न्यूज चैनल पर गोथम सिटी में हो रहे धमाकों की खबर आ रही थी। बैटमैन मूवी के अंत में ही कारमाइन फाल्कन की मौत हो चुकी थी, जो गोथम का बॉस था। दरअसल इस शहर में एक और गैंग भी थी जो खुद को फाल्कन की गैंग से भी बड़ा बनाना चाहती थी, लेकिन ताकत के मामले में कारमाइन फाल्कन की गैंग मोरोनी की गैंग से बहुत आगे थी। अब कारमाइन की मौत के बाद शहर में गुंडागर्दी बिल्कुल आम हो गई थी। एक बड़ा आतंकवादी रिडलर समुद्री दीवारों पर भारी धमाके कर रहा था, जिससे हर तरफ अफड़ा तफड़ी मची थी। बैटमैन वहां फंसे लोगों को बचाने में व्यस्त था, इसलिए शहर में हो रहे छोटे मोटे अपराधों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। कारमाइन की मौत के बाद उसका नशेड़ी बेटा, जिसका नाम अल्बर्टो फाल्कन था, गोथम का किंग बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ओस कारमाइन फाल्कन का बेहद ही वफादार नौकर था और काफी समय से उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद अब गद्दी अल्बर्टो संभालेगा। ये बात सुनकर ओस को खुशी नहीं होती। फिर वो अपनी पर्पल कार में बैठकर आइसबर्ग लाउंज में आ जाता है और वहाँ कारमाइन की तिजोरी तोड़ने लगता है। तिजोरी के अंदर ओस को कई जेवर और कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं जो जोनी नाम के आदमी के थे। अब ये जोनी कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा। ओस ये सब वहाँ से ले जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अल्बर्टो आ जाता है। अल्बर्टो को देखते ही ओस उसे सारे जेवर दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी ही अमानत है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने ओस को बताया था कि इन चीजों पर कुछ बुरे लोगों की नजर है, इसलिए मैं ये गहने अब गोथम के नए बॉस को दे रहा हूँ। ओस की बातें सुनकर अल्बर्टो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। फिर ओस अल्बर्टो को साथ में ड्रग लेने के लिए कहता है, लेकिन अल्बर्टो अभी खुद एक बड़े ड्रग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके मार्केट में आते ही धूम मच जाएगी, इसलिए उसने ड्रग न लेने की कसम खाई थी। फिर ओस अल्बर्टो से कहता है, ड्रग ना सही, शराब तो पी ही सकते हो। इसके बाद अल्बर्टो और ओस साथ में बैठकर शराब पीने लगते हैं। ड्रिंक पीते पीते अल्बर्टो ओस की थोड़ी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मेरे डैड को हमेशा से ही पता था कि तुम उनकी नाक नीचे से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा रहे हो, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर तुम्हारे जैसे छोटे मोटे आदमियों के लिए ये चिल्लर पैसा चुराना आम बात है। फिर वो ओस पर हंसने लगता है, लेकिन ये बात ओस को बुरी लग जाती है और वो तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर अल्बर्टो को ठोक देता है। ओस का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, वो किसी को भी अपना नहीं समझता, लेकिन इसी गद्दी के चलते वो धीरे धीरे पूरे गोथम को अपने कब्जे में करने के सपने देख रहा था। फिर वो अल्बर्टो की बॉडी को लपेटता है और उसे नीचे फेंक देता है ताकि वो उस बॉडी को अपनी कार में रखकर ले जा सके। जब ओस खुद नीचे जाता है तो उसे सामने कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। फिर ओस उन लड़कों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी भी लड़के को गोली नहीं लगती और एक गोली खुद ओस की ही गाड़ी में जाकर लग जाती है। सभी लड़के इधर उधर भागने लगते हैं। ओस के पांव का अंगूठा टेढ़ा होने के कारण वो लंगड़ा कर चलता था और फिर वो लंगड़ाते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का ओस के हाथ लग जाता है। उस लड़के का नाम था विक्टर। फिर विक्टर ओस के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। ओस भी अपना दिमाग दौड़ाता है और विक्टर को नहीं मारता, क्योंकि अल्बर्टो को ठिकाने लगाने में उसको किसी की हेल्प चाहिए थी और अब विक्टर उसकी हेल्प करेगा। अब ओस और विक्टर दोनों मिलकर अल्बर्टो की बॉडी गाड़ी में डालते हैं और वहां से ले जाते हैं। विक्टर के पसीने छूट रहे थे क्योंकि ओस के पास गन थी और वो उसे कभी भी ठोक सकता था। फिर ओस विक्टर की आईडी अपने पास रख लेता है ताकि अगर वो भाग भी जाए तो ओस उसे ढूंढ निकाले। फिर वो विक्टर के साथ कुछ देर बातें करता है और उसे पता चलता है कि विक्टर भी उसी की तरह गोथम के ईस्ट साइड से है। ओस बचपन में अपने भाइयों के साथ क्राउन पॉइंट की सोडा शॉप में मिक्स फ्लेवर सुसाइड सल्शी बनाकर पिया करता था। विक्टर के साथ बातें करते करते ओस को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। फिर उसके बाद ओस विक्टर को एक बार जैसी जगह पर लेकर जाता है जहां वो यू नाम की लड़की से मिलता है। ओस यू को कहता है कि आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ था, तुमको यही गवाही देनी है। दरअसल ओस बैकअप के तौर पर यू की हेल्प ले रहा था, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो ओस यू की गवाही से बच सके। यू भी ओस की हेल्प करने के लिए तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसे तो बस पैसों से मतलब है। ओस और विक्टर अल्बर्टो की लाश गाड़ी से निकालकर एक पुरानी गाड़ी में डाल देते हैं। फिर ओस अल्बर्टो के हाथ से उसकी रिंग भी निकाल लेता है
जो असल में मोरोनी की थी। ये रिंग कारमाइन ने मोरोनी के पास से छीनी थी, ये दिखाने के लिए कि पावर किसके पास है। और अब ये रिंग ओस ले लेता है क्योंकि ये रिंग उसके बहुत ही काम आने वाली थी। फिर लाश को गाड़ी में रखने के बाद ओस सोचता है कि अब विक्टर का काम खत्म हो चुका है, इसलिए इसका काम तमाम कर देना चाहिए। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे भी आपके जैसा बड़ा बनना है और बड़ा बनने के लिए आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओस को विक्टर की आंखों में बड़ा आदमी बनने का एक जुनून दिखाई देता है, इसलिए वो उसे मारने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है। अब विक्टर ओस का असिस्टेंट बन गया था। फिर ओस विक्टर को फाल्कन फैमिली की ड्रग फैक्ट्री दिखाने ले जाता है। विक्टर ने इतनी बड़ी गैर कानूनी दुनिया पहली बार देखी थी, इसलिए वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वहाँ काम करने वाला एक आदमी ओस को बताता है कि बाढ़ की वजह से ड्रग की क्वालिटी थोड़ी गिर गई है, लेकिन ओस उसे कहता है कोई बात नहीं, नशेड़ियों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ओस के पास एक कॉल आती है, लेकिन कॉल पर बात करते करते ओस थोड़ा घबरा जाता है। फिर ओस विक्टर को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और एक बिल्डिंग के पास आकर विक्टर को इंतजार करने के लिए कहता है। ओस को डर था कि वो शायद अंदर से बाहर ही नहीं आएगा, लेकिन वो हिम्मत दिखाकर अंदर चला ही जाता है। अंदर जाकर ओस जॉनी और मिनोस नाम के दो आदमियों से मिलता है। ये वही जॉनी है जिसकी बात हमने पहले सीन में की थी। जॉनी और मिनोस वो शख्स हैं जो उन ड्रग फैक्ट्रीज को चलाते हैं, लेकिन अब उन्होंने पूरा प्लांट बंद करने का फैसला ले लिया था। वे दोनों ओस को बताते हैं कि बाढ़ के कारण पहले ही उनका काफी माल खराब हो चुका है और ऊपर से पुलिस भी उनको तंग कर रही है, इसलिए वे लोग फैक्ट्री को रॉबिन्स में शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर खतरा कम है। ओस उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि इस तरह तो उनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर ओस उन्हें ऐसा करने से मना करता है और यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो उनको एल्बर्टो के नए ड्रग प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी उन्हें पूरी जानकारी नहीं देता। वो बस उन दोनों को इतना ही कहता है कि मैं मार्केट में एक नई तरह का माल लाने की सोच रहा हूँ, जिसके मार्केट में आते ही धूम मच जाएगी। उसके बाद तो हमें बैठकर नोट ही गिनने होंगे। ओस की ये सारी बातें पीछे खड़ी एल्बर्टो की बहन सोफिया सुन रही थी। फिर सोफिया आगे आती है और उन तीनों को कहती है कि क्या आप लोगों ने इस बारे में मेरे भाई से पूछा जो कल रात से गायब है। सोफिया की बात सुनते ही ओस घबरा जाता है क्योंकि वो सोफिया को अच्छी तरह से जानता है। दरअसल सोफिया पहले एक साइको किलर थी जिसे द हैंगमैन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे आर्कम भेज दिया गया जहां ढेर सारे साइको को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करके सुधारा जाता है। फिर जॉनी ओस को 48 घंटे का समय देता है और फैक्ट्री बंद करने के लिए कहता है। सोफिया को ओस पर शक था। फिर वो ओस से पूछती है कि क्या वो उसके भाई से मिला था, लेकिन ओस साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं मिला। फिर वो ओस को एक होटल में अपने साथ लंच करने के लिए कहती है क्योंकि ओस को वहां पर ले जाकर वो उससे अच्छे से सवाल जवाब कर सकती थी। फिर होटल पहुंचकर सोफिया ओस को बताती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। ये नए ड्रग वाली बात केवल सोफिया और उसके भाई अल्बर्टो को ही पता थी, लेकिन आज जब ये बात ओस ने जॉनी को बताई तो सोफिया को कुछ गड़बड़ लगी। ओस ने भी अपने बचाव में जवाब ढूंढ कर रखा हुआ था। फिर ओस सोफिया का ध्यान सैल मोरोनी की तरफ आकर्षित करता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके भाई के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं मोरोनी गैंग का हाथ है। और बात रही नए ड्रग के प्लान वाली, तो ओस एल्बर्टो के नशे का फायदा उठाता है। वो सोफिया से कहता है कि एल्बर्टो नशे में रहता है, इसलिए अब उसका वो प्लान मैं ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ओस की बातें सुनने के बाद सोफिया का शक ओस के ऊपर से हट जाता है और ओस की जान बच जाती है। अब ओस विक्टर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। विक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ओस इतना घबराया हुआ क्यों है। कुछ दूर सफर करने के बाद ओस विक्टर को अपने घर ले आता है। आज तक ओस कभी भी किसी को अपने घर में नहीं लाया था, इसलिए वो विक्टर को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। घर पहुंचकर ओस अपनी माँ से मिलता है और उन्हें एक सुंदर सा हार देकर उनके पर्स से पैसे निकालने लगता है। ओस की माँ उससे कई गुना ज्यादा होशियार थी। वो तुरंत उसकी हरकत पकड़ लेती है और पूरी बात बताने के लिए कहती है। फिर ओस अपनी माँ को बताता है कि हमें इस जगह से भागना होगा क्योंकि मैंने अल्बर्टो को मार दिया है और अब हमारे लिए यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। ओस की बातें सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती। फिर वो ओस से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि मुसीबत देखकर डरकर भाग जाओ। फिर ओस की माँ खुद उसे भड़काती है और इसी जगह पर रहकर हर मुसीबत से लड़ने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें यकीन था कि ओस एक दिन गौतम का नया किंग बनेगा। फिर जब वो विक्टर के बारे में पूछती है तो ओस बताता है कि आज से ये आपका ख्याल रखेगा। फिर ओस अपने कमरे में जाकर विक्टर के साथ टीवी देखने लगता है। टीवी देखते देखते ओस के दिमाग में एक आइडिया
आइडिया आता है। फिर वो अगली सुबह विक्टर को एक काम सौंपता है और उसे हर हाल में पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर इस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन ओस विक्टर के अंदर के अपराधी को जगाने की कोशिश करता है। वो विक्टर को बताता है कि जिस बस्ती में तुम रहा करते थे वो बस्ती अब नहीं रही और पता नहीं तुम्हारे परिवार वाले जिंदा भी हैं या नहीं। अगर तुम भी उनकी तरह मरना चाहते हो तो शौक से मरो, लेकिन अगर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने होंगे, तो जाओ इस काम को पूरा करो। ओस की बातें सुनकर विक्टर को थोड़ा जोश आ जाता है और वो उस काम को करने के लिए मान जाता है। उसके बाद ओस पहुंच जाता है सैल मोरोनी के पास। वो मोरोनी को कहता है कि अब मैं तुम्हारी गैंग के साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि कारमाइन की मौत हो चुकी है। मोरोनी ओस की बातें सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि ओस पहले भी उसे कई बार धोखा दे चुका था और अब वो उसके चक्कर में दोबारा नहीं फंसेगा। फिर ओस उसको कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, लेकिन मोरोनी उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर ओस मोरोनी को सोचने का समय देता है और जाते जाते वो मोरोनी को उसकी रिंग वापस कर देता है, जिसको देखकर मोरोनी हैरान रह जाता है क्योंकि ये रिंग तो कारमाइन के पास थी। फिर ओस मोरोनी को विश्वास दिलाता है कि जिस तरह से मैंने कारमाइन से ये रिंग छीनकर तुम्हें दी है, इसी तरह मैं पूरा गोथम सिटी का साम्राज्य तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। फिर ओस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसे अपने घर के नीचे सोफिया खड़ी हुई दिखती है, जो अपने आदमियों के साथ ओस को ही ढूंढ रही थी। फिर ओस तेजी से गाड़ी भगाता है और वहां से भाग निकलता है। सोफिया भी अपने आदमियों को ओस के पीछे लगा देती है। फिर ओस गाड़ी की डिग्गी में छुपकर सोफिया के कुछ आदमियों को चकमा दे देता है और एक को तो बहुत मारता है, लेकिन पीछे से सोफिया का आदमी आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब ओस की आंख खुलती है तो वो सोफिया को अपने सामने पाता है। सोफिया के आदमी ने उसे नंगा करके बांध रखा था। फिर सोफिया ओस को बताती है कि जो लड़के तुम्हारी गाड़ी चुरा रहे थे उनमें से एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया है और उसी लड़के ने बताया है कि जिस रात ये हादसा हुआ उसी रात एल्बर्टो गायब हुआ था। फिर ओस सोफिया को कहता है कि तुम्हें उस लड़के पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। लेकिन ओस की इतनी बात सुनने के बाद सोफिया का दिमाग खराब हो जाता है और अपना साइको नेचर दिखाते हुए वो तुरंत ही उस लड़के को गोली मार देती है। सोफिया को पूरा यकीन था कि ओस ने ही उसके भाई के साथ कुछ किया है, क्योंकि ओस अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मरवा सकता है। फिर सोफिया अपने आदमी को कहकर ओस को टॉर्चर करवाती है और उसे तड़पाती है ताकि ओस सच्चाई उगल दे। लेकिन तभी बाहर से एक गाड़ी के एक्सीडेंट होने की आवाज आती है। सोफिया और उसके आदमी बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक गाड़ी बुरी तरह से टकरा गई थी। लेकिन तभी सोफिया की नजर गाड़ी की डिग्गी पर पड़ती है जो हल्की सी खुली हुई थी। फिर सोफिया जब डिग्गी को खोलकर देखती है तो उसके अंदर उसे अपने भाई की कटी फटी लाश दिखती है और उसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। एल्बर्टो की सबसे छोटी उंगली गायब थी और उसकी लाश को भी बुरी तरह से चीरा गया था। जिस गाड़ी में एल्बर्टो की लाश थी उसमें 2 शब्द लिखे हुए थे, पे बैक, और इन शब्दों को पढ़ते ही सोफिया का दिमाग खराब हो जाता है। दरअसल ये सब ओस का ही प्लान था। उसने पेबैक लिखवाकर सोफिया को ये यकीन दिला दिया कि ये मोरोनी की गैंग का ही काम है। और जब सोफिया सैल मोरोनी के हाथ में उसकी रिंग देखेगी तो उसको इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। अब मोरोनी को रिंग देकर ओस ने उसके धंधे में भी हाथ डाल दिया था और इसके अलावा उसने सोफिया से अपनी जान भी बचा ली थी, यानी एक तीर से 2 शिकार। ओस ने विक्टर को पहले से ही पूरा प्लान समझा दिया था, जिसके कारण उसकी जान बच पाई। फिर ओस और विक्टर दोनों साथ में बैठकर मिक्स फ्लेवर स्लैशी पीते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द ओस इस शहर का बॉस बनने वाला था और विक्टर ने भी इस गैर कानूनी दुनिया में अपना कदम रख लिया था, जिसके कारण ओस को काफी हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत सोफिया से होती है। अपने भाई की मौत के बाद उसका दिमाग शांत नहीं रह पा रहा था। उसने रैंडल नाम के एक डॉक्टर को भी बुलाया था जो हिप्नोटाइज थ्योरी की हेल्प से उसकी साइको वाली बीमारी को कम करने में उसकी हेल्प करता था। फिर रैंडल सोफिया की आंखों के आगे रेड लाइट जलाकर रख देता है और उसे सपनों की दुनिया में भेज देता है। सपने में सोफिया अपने आप को आर्कम के अंदर देखती है, जहां उसका भाई उसको मिलने के लिए आता था। फिर सोफिया एल्बर्टो की कटी हुई उंगली देखकर शॉक हो जाती है। तभी एल्बर्टो उसको बस इतना ही कहता है कि वो सोफिया को वहां से निकाल कर ही रहेगा, और तभी एक आदमी एल्बर्टो को पीछे से गोली मार देता है। फिर सोफिया चिल्लाने लगती है और उसका भ्रम टूट जाता है। तभी रैंडल सोफिया को कस के पकड़ता है और उसे गहरी सांस लेने के लिए कहता है। कहीं न कहीं रैंडल के इरादे भी ठीक नहीं थे, क्योंकि वो सोफिया को पकड़कर उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है। फिर सोफिया का दिमाग शांत होते ही वो रैंडल से दूर हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओस सैल मोरोनी से मिलने आया था। सैल मोरोनी ओस से बहुत ही नाराज था,
क्योंकि उसे पता था कि एल्बर्टो को ओस ने ही मारा है, लेकिन उसने ये सारा इल्जाम मोरोनी के ऊपर झोंक दिया, जिसके कारण उसकी जान खतरे में आ सकती है। फिर वो ओस को धमकी देता है कि वो सारी बात फाल्कन को जाकर बता देगा, लेकिन तभी ओस मोरोनी को उकसाने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो फाल्कन से लड़ सकता है। फिर वो सैल मोरोनी को एक ऑफर देते हुए कहता है कि फाल्कन का अब नया लीडर कारमाइन का भाई लुका बनेगा। फाल्कन फैमिली अभी तक अपने गमों से उबर नहीं पाई है, इसलिए तुम्हारी गैंग उसका फायदा उठा सकती है। आज रात फाल्कन की ड्रग का सारा माल रोबिन्सविल में शिफ्ट होने वाला है। फिर ओस मोरोनी से कहता है कि वो इस ड्रग वाले ट्रक को आसानी से लूट सकता है, जिससे फाल्कन का सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। फिर सैल मोरोनी अपने बगल में बैठी अपनी गैंग की एक सदस्य नादिया से बात करता है और ओस को एक मौका दे देता है। फिर ओस उनको सारा प्लान समझाता है कि मैं ट्रक के पीछे वाली गाड़ी में रहूंगा, जिससे तुम्हारी गैंग आसानी से उस ट्रक को लूट सकती है। फिर सैल मोरोनी ओस को अपने खास आदमी एडवर्ड से मिलवाता है, जो इस पूरी घटना को अंजाम देगा। फिर मोरोनी और ओस दोनों हाथ मिला लेते हैं, जिससे एल्बर्टो का इल्जाम ओस के ऊपर से हट जाएगा और मोरोनी को वो ड्रग ड्रॉप वाला पूरा माल मिल जाएगा। ओस जब फाल्कन फैमिली के पास जाता है तो जोनी उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। जोनी ओस को कहता है कि ये पूरा ऑपरेशन तुम्हारा है, इसलिए जिस ट्रक में माल जाएगा तुम भी उसी ट्रक में बैठोगे। जोनी की बात सुनकर ओस थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो हर मुसीबत से निकलना जानता था। जब फाल्कन का सारा माल मोरोनी गैंग लूटने वाली थी तो ओस पीछे चल रहे हंसी मजाक सुनने के बहाने पीछे आ जाता है, जिससे मोरोनी गैंग की एक भी गोली उसे नहीं लगती। ओस अपना दिमाग लगाकर फाल्कन गैंग के सारे आदमियों को खत्म कर देता है, सिवाय एक के। फिर ओस उस आदमी को बचाकर मोरोनी गैंग के कुछ आदमियों को मार देता है, जिससे सोफिया को उस पर जरा सा भी शक न हो। फिर सारा माल मोरोनी गैंग के आदमी लूट कर ले जाते हैं। फिर सोफिया, जोनी, मिलोस और लुका एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करते हैं। सोफिया जोनी और लुका से कहती है कि ये काम मोरोनी गैंग ने अकेले नहीं किया है, क्योंकि उन्हें फाल्कन के माल की पूरी डिटेल कैसे पता चली। सोफिया को पूरा यकीन था कि इस काम में हमारे ही किसी आदमी ने उनकी हेल्प की है, जो मोरोनी गैंग के साथ मिला हुआ है। ओस भी उस समय वहीं पर मौजूद था, जो बड़ी ही चालाकी से सोफिया की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद ओस सोफिया से अकेले में मिलता है और उसे मस्का लगाते हुए कहता है कि लुका की जगह फाल्कन की नई बॉस सोफिया को होना चाहिए था। एल्बर्टो की भी यही इच्छा थी कि आगे चलकर सोफिया इस गद्दी को संभाले, लेकिन सोफिया ओस की बातों में फंसने की बजाय उस पर ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो किसी को भी अपना नहीं समझती और ना ही उसके मन में किसी के लिए हमदर्दी है। फिर ओस वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे जो बात सोफिया के दिमाग में डालनी थी वो उसने डाल दी। फिर ओस और विक्टर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। ओस विक्टर से ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कुछ लड़कियों को यहाँ पर बुलाया था और थोड़ी ही देर में वे आने वाली थी। फिर वो विक्टर से बातें करते वक्त उसे बताता है कि वो कैसे कारमाइकल का दायां हाथ बना। दरअसल ओस कारमाइकल के एक खास आदमी पिंची का ड्राइवर था, लेकिन कुछ समय बाद कारमाइकल ने पिंची को पुलिस वालों से बात करते हुए सुन लिया था और उसे गोली मार दी। कारमाइकल को ओस में कुछ खास दिखा, इसलिए उसने ओस को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। ये थी ओस की पूरी कहानी। फिर कुछ देर बाद ओस की बुलाई हुई लड़कियां वहां पर आ जाती हैं। उन लड़कियों में ईयू भी थी, जो ओस से कुछ खास बात करना चाहती थी। अब एक तरफ ओस उन लड़कियों के साथ जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ सोफिया को बार में कारमाइन का पुराना डिटेक्टिव रोनी मिल जाता है। फिर रोनी सोफिया को बताता है कि मैं पहले कारमाइन के लिए काम किया करता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। फिर सोफिया अपने आदमियों को कहकर रोनी को थोड़े ड्रग्स और पैसे देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी गैंग में छुपा हुआ आस्तीन का सांप पकड़ना चाहती थी। रोनी पैसे लेकर ये काम करने के लिए मान जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओस अभी भी उन लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। फिर वो विक्टर की सेटिंग उन्हीं में से एक लड़की रॉक्सी के साथ करवा देता है, ताकि विक्टर का मन भी लगा रहे। फिर ओस अकेले ही उस कमरे में चला जाता है जहां ईयू ने उसे बुलाया था। ईयू ओस को अच्छे से जानती थी। उसे अंदाजा लग चुका था कि अल्बर्टो का खून ओस ने ही किया है और इसीलिए उसने ईयू से झूठ बोलने के लिए कहा। फिर ईयू ओस को सावधान करती है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो इससे उन लड़कियों को भी खतरा हो सकता है, लेकिन ओस उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ईयू ओस की इन्हीं आदतों पर फिदा थी। फिर वो रोमांटिक मोड में ओस की गोद में आकर बैठ जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा ओस के साथ है। अगली सुबह ओस अपनी माँ के पास जाता है। पिछली रात ओस की माँ घर से भाग गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से मकान मालिक उसे जैसे तैसे करके वापस ले आया। फिर अकेले में ले जाकर मकान मालिक ओस से कहता है कि उनकी डिमेंशिया की बीमारी बढ़ती जा रही है और इससे उनका दिमाग भी अब बहुत कम काम करता है। फिर ओस मकान मालिक के हाथ में कुछ नोट रखता है
और कहता है कि उनका ख्याल रखना। फिर वो अपनी माँ का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है और उनके साथ कुछ देर डांस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोफिया भी एक डरावना सपना देख रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसका सपना इतना खौफनाक था कि उसने अपने ही शरीर को कई जगह से नोच लिया था। फिर होश में आने के बाद वो अपने हाथ साफ करती है और उसके बाद अल्बर्टो के फ्यूनरल की तैयारी में लग जाती है। फिर ओस लुका के पास आता है और उसे जॉनी की अश्लील तस्वीरें देने की कोशिश करता है, लेकिन लुका उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। अब लुका का इन तस्वीरों से क्या संबंध है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तभी ओस की नजर खिड़की पर अकेली खड़ी सोफिया पर जाती है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। फिर ओस सोफिया को अपने भाइयों की इमोशनल स्टोरी बताता है और अपनी जिंदा माँ को भी मरा हुआ बता देता है। ओस सोफिया के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। वो सोफिया को विश्वास दिलाना चाहता था कि ओस उसका वफादार आदमी है और उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। तभी बातें करते करते सोफिया का खास आदमी टोनी उसके पास आ जाता है और उसे तुरंत ही घर चलने के लिए कहता है। सोफिया जब घर जाती है तो देखती है वहाँ पर डिटेक्टिव आया था जिसने सोफिया के लिए सबूत के बदले पूरा का पूरा इंसान ढूंढ निकाला था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मरोनी की गैंग का खास आदमी एडवर्ड था। डिटेक्टिव ने एडवर्ड को बेहोश करके रखा हुआ था और बस इंतजार था तो उसके होश में आने का, क्योंकि उसके होश में आते ही सोफिया उससे उस रात वाली सारी घटना की सच्चाई उगलवा लेगी। एडवर्ड के पकड़े जाने पर नादिया ओस का गला पकड़ लेती है क्योंकि उसके रहते हुए फाल्कन ने एडवर्ड को पकड़ लिया था। अब नादिया ओस को ना मारे इसलिए वो उसे जॉनी की अश्लील तस्वीरें दे देता है जिसमें लुका की बीवी जॉनी के साथ थी। फिर ओस नादिया को अपना प्लान बताता है कि हम फाल्कन को अंदर ही अंदर खोखला करके उन सबको मार डालेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तभी नादिया ओस से कहती है कि मुझे अपना आदमी हर हाल में वापस चाहिए। फिर ओस लग जाता है एडवर्ड के बारे में पता लगाने में। दूसरी तरफ एल्बर्टो का फ्यूनरल अब शुरू हो चुका था। उस समय एडवर्ड को बेसमेंट में रखा गया था और उसकी निगरानी कर रहा था टोनी। फिर ओस अपना दिमाग चलाता है और जॉनी और मिनोस से जाकर कहता है कि सोफिया ने मरोनी का एक खास आदमी पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बात उसने आप लोगों को नहीं बताई। ओस की बातें सुनने के बाद जॉनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोफिया से बहस करने के लिए निकल पड़ता है। उस समय सोफिया अपनी कजिन के साथ बात कर रही थी। सभी लोग सोफिया को देखकर उससे दूर भाग रहे थे और कहीं न कहीं उसकी कजिन को भी उससे डर लग रहा था। तभी सोफिया को जॉनी और मिनोस नीचे बुला लेते हैं। उस समय ओस विक्टर को भी एक काम देकर आया था। उसने विक्टर को कुछ हीरे और जेवर दिए थे और वो हीरे जॉनी की कार में रखने के लिए कहा था ताकि वो जॉनी को फंसा सके, लेकिन घबराहट की वजह से विक्टर ये काम इतना तेजी से नहीं कर पाता और जॉनी के आदमी उसे देख लेते हैं। फिर विक्टर वहाँ से भागने लगता है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जॉनी टोनी के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने भी ये बात किसी को नहीं बताई। फिर टोनी जॉनी की बातें सुनते सुनते उसके पीछे चलने लगता है और मौके का फायदा उठाकर ओस एडवर्ड के कमरे में घुस जाता है। फिर वो एडवर्ड को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास विक्टर का फोन आता है। विक्टर उसे बताता है कि मेरे पीछे जॉनी के आदमी पड़े हैं। ये बात सुनकर ओस और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। अब उसके पास एडवर्ड को मारने के सिवा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि एडवर्ड ने अगर अपना मुंह खोला तो ओस फंस सकता है। इसलिए ओस उसे चाकू मार देता है। सोफिया और लुका को ये बात पता चलते ही वे लोग बाहर जाने के रास्ते बंद करवा देते हैं। फिर सभी की तलाशी ली जाती है, लेकिन ओस बड़ी ही चालाकी से वो चाकू टोनी की जेब में डाल देता है। टोनी के पास चाकू मिलते ही वो घबरा जाता है क्योंकि ये खून उसने नहीं किया था, लेकिन सोफिया उससे कुछ सवाल पूछ पाती इससे पहले ही लुका टोनी को गोली मार देता है। फिर सोफिया लुका से पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा? उसे मैं मारना चाहती थी क्योंकि मुझे अल्बर्टो की मौत का बदला चाहिए था, लेकिन लुका उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी पर इटली चले जाना चाहिए, यहाँ का सारा कारोबार मैं संभाल लूंगा। सोफिया उस वक्त तो लुका से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं ओस विक्टर की हेल्प से टोनी और एडवर्ड की लाश को दफना रहा था। ओस विक्टर से काफी नाराज था क्योंकि उसकी घबराहट की वजह से आज ओस फंस सकता था। फिर वो विक्टर को जोश दिलाता है और उन लाशों को ध्यान से देखने के लिए कहता है ताकि उसकी घबराहट खत्म हो जाए। अब विक्टर उन लाशों को दफनाने लगता है। तभी ओस के पास सोफिया का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब वो सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो सोफिया उसे कहती है कि उसने सही कहा था, फाल्कन की गद्दी पर मुझे ही होना चाहिए था, ना कि उन दोनों बुजुर्गों को। फिर वो ओस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उससे बॉस बनने के लिए हेल्प मांगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ओस के पास काम करने से पहले विक्टर अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था। उसकी माँ एक नर्स थी और उसके पिता एक मैकेनिक। विक्टर की एक गर्लफ्रेंड भी थी
जिसका नाम ग्रेसियला था। एक दिन विक्टर ग्रेसियला से मिलने जाता है और उसे अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करने ले जाता है। विक्टर के पिता ने उसे कैल्विन से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि कैल्विन का कजन स्क्वैड ड्रग्स बेचा करता था, लेकिन विक्टर उसका दोस्त था। अब उसका कजन ड्रग बेचता है, इसका मतलब ये नहीं कि विक्टर कैल्विन से दूर रहे। पार्टी में सभी दोस्त आनंद ले रहे थे, तभी वहाँ स्क्विड आ जाता है। स्क्विड को देखते ही ग्रेसियला वहाँ से उठकर बालकनी में आ जाती है। फिर स्क्विड विक्टर को हेलो बोलता है, लेकिन विक्टर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। विक्टर भी ग्रेसियला के पीछे पीछे आ जाता है। फिर ग्रेसियला विक्टर से कहती है कि मुझे स्क्विड पसंद नहीं है, और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर में फायरवर्क्स शुरू होने वाला था, जिसे देखने और आनंद लेने के लिए ग्रेसियला और विक्टर यहाँ पर आए थे। लेकिन कुछ देर बाद फायरवर्क्स शुरू होने की बजाय वहाँ पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। हर तरफ रेडलर के गिराए हुए बॉम्ब गिर रहे थे। तभी सी वॉल टूट जाती है और शहर में सैलाब आ जाता है। विक्टर उन भयानक दृश्यों को देखकर बहुत डर जाता है, और तभी ओस के आने की वजह से उसका सपना टूट जाता है। विक्टर ये सब ओस की खिड़की साफ करते करते सोच रहा था। फिर ओस विक्टर को कहता है कि अभी कुछ ही देर बाद सोफिया यहाँ पर आने वाली है। ये बात सुनकर विक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोफिया को ओस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। लेकिन ओस उसे बताता है कि सोफिया अब उसकी पार्टनर है। जब लुका को ये बात पता चलेगी तो फाल्कन्स उसे रास्ते से हटा देंगे, लेकिन तब तक मार्केट पर मेरा राज होगा। अब ओस विक्टर की सैलरी तय कर देता है, हफ्ते के $1000, और उसकी पहली सैलरी उसके हाथ पर रख देता है। बात करते करते ओस के पास सैल मरोनी की कॉल आती है। फिर ओस विक्टर को कहता है कि अगर सोफिया आए तो उसे अंदर बिठा देना, लेकिन विक्टर ये सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि सोफिया को द हैंगमैन कहते हैं, और अगर उसे जरा सी भी गड़बड़ लगी तो वो विक्टर को तुरंत मार देगी। तभी कुछ ही देर बाद सोफिया वहाँ पर आ जाती है। सोफिया अंदर आते ही विक्टर से सवाल पूछना शुरू कर देती है, जैसे कि तुम कौन हो और ओस से कैसे मिले, ओस के लिए क्या काम करते हो। विक्टर उसे बता देता है कि वो थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम जानता है और फिलहाल वो ओस का ड्राइवर है। फिर सोफिया विक्टर को अपने लिए सिगरेट जलाने के लिए कहती है, लेकिन घबराहट की वजह से विक्टर से लाइटर ही नहीं जल रहा था। फिर सोफिया को विक्टर पर शक होने लगता है, क्योंकि विक्टर खुद को एक मैकेनिक बता रहा था और उससे एक लाइटर भी नहीं जल रहा था। इतने में ओस भी बात करके बाहर आ जाता है और सोफिया से चलने के लिए कहता है। वो तो विक्टर को भी ड्राइवर बनाकर साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है और कहती है कि आज कार तुम खुद ड्राइव करोगे, जैसे तुम फाल्कन्स के लिए किया करते थे। फिर वो ओस को अपने नए ड्रग प्लांट के पास ले आती है, जहाँ से सारा माल सप्लाई होना था। असल में ये आइडिया सोफिया का ही था और अब समय आ चुका था इस आइडिया पर काम करने का। फिर सोफिया ओस को अपने केमिस्ट से मिलाती है और उस नए ड्रग को जिन मशरूम से बनाया जा रहा था वो भी ओस को दिखाती है। उन मशरूम को देखकर ओस थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि ये कोई खोज नहीं हुई, ऐसा ड्रग तो कोई भी बना सकता है। लेकिन सोफिया ओस को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। फिर सोफिया के केमिस्ट ओस को बताते हैं कि ये एक खास तरह के मशरूम है और हमें इन मशरूम से ड्रग नहीं बनाना है, बल्कि इनके ऊपर जो लाल रंग का फंगस लगा है उससे ड्रग बनाना है। अब ओस को भी सारी बात समझ में आ जाती है। फिर सोफिया ओस को कहती है कि अब आगे का काम तुम्हें संभालना है। अब तुम कोई ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओगे जो नए ड्रग के मार्केट में लॉन्च होने की खबर फंगस की तरह फैला दे। और फिर ओस अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ विक्टर मिलने के लिए ग्रेसियला को अपने घर बुला लेता है। ग्रेसियला भी विक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर विक्टर उसे अपने नए बॉस के बारे में बताता है और इस नई चकाचौंध दुनिया के बारे में भी बताता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि वो अब कैलिफोर्निया जा रही थी। विक्टर ये बात सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ग्रेसियला से बहुत प्यार करता है। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए भी एक टिकट खरीद लेना। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन विक्टर के लिए अभी एक नई समस्या थी कि वो ओस को ग्रेसियला की बात कैसे बताएगा। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया जॉनी से बात कर रही थी, लेकिन जॉनी उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर वो सोफिया को कहता है कि अगर लुका ने तुम्हें इटली जाने के लिए कहा है तो तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि अब जॉनी और मिलोस से सवाल पूछने का हक सिर्फ लुका को है, ना कि सोफिया को। सोफिया को जॉनी की एक एक बात तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन फिलहाल वो चुप रहती है। फिर अगले दिन ओस सोफिया को एक खास आदमी से मिलवाने ले जाता है, जिसको उसने मार्केटिंग के लिए ढूंढा था। वो विक्टर को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और खुद सोफिया के साथ अंदर चला जाता है। दरअसल वो सोफिया को ट्राइड्स फैमिली से मिलवाने के लिए लाया था, जिनको कार्माइन ने अपने ड्रग बिजनेस से बहुत साल पहले ही हटा दिया था। लेकिन ओस जानता था कि ये ट्राइड ही है जो ये नए ड्रग वाली बात अपने तक रख सकता है। फिर वो सोफिया को कहता है कि अभी हम यहाँ पर उसके क्लब के डिप्टी से बात करने आए हैं, क्योंकि वही हमें ट्राइड के सदस्य फंजाओ से मिलवा सकता है। ओस डिप्टी के लिए एक खास गिफ्ट भी लाया था,
क्योंकि डिप्टी से ओस की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है और ओस ये कहावत अच्छे से जानता था। अब डिप्टी को ओस और सोफिया पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे नए ड्रग वाली बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो सोफिया से पहले कभी भी नहीं मिला था। उसने बस उसका नाम सुन रखा था, इसलिए उसे गारंटी के तौर पर कुछ चाहिए था। फिर ओस डिप्टी को कहता है कि मैं तुम्हारी बात जॉनी से करवा दूंगा ताकि तुम्हें हम दोनों पर भरोसा हो जाए। डिप्टी को ओस की बात सही लगती है क्योंकि वो जॉनी को अच्छे से जानता था और जॉनी ओस के कहने पर कभी झूठ भी नहीं बोलेगा। डिप्टी से बात होने के बाद सोफिया खुद सोच में पड़ जाती है कि ओस जॉनी की बात डिप्टी से कैसे करवाएगा, लेकिन ओस ने इसका भी प्लान तैयार कर रखा था। जब ओस और सोफिया अंदर मीटिंग कर रहे थे तो बाहर एक पुलिस वाला विक्टर से पूछताछ करने लगता है। पुलिस वाले को देखकर विक्टर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ओस का बहुत जरूरी सामान गाड़ी में ही पड़ा था और अगर इस ऑफिसर ने गाड़ी चेक कर ली तो ओस और विक्टर दोनों फंसेंगे। लेकिन गाड़ी पर ध्यान जाने से पहले ही उस ऑफिसर को विक्टर की जेब में काफी पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो सीधा वहां से चला जाता है। अब ओस और विक्टर एक होटल में खाना खाने जाते हैं। विक्टर ओस को वो ऑफिसर वाली बात बताता है और ये सुनते ही ओस हंसने लगता है क्योंकि विक्टर अब मुश्किलों से खुद लड़ना सीख गया था। ओस को अपने सामने वाली टेबल पर टीना बैठी दिखाई देती है, यानी लुका की पत्नी, और फिर वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उस टेबल के पास पहुंच जाता है। फिर वो टीना से कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। अब वो क्या हेल्प मांगता है ये हम आगे देखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ओस सोफिया को जॉनी के रूम के बाहर ले जाता है। फिर वो सोफिया को अंदर चलने के लिए कहता है क्योंकि अंदर जॉनी और टीना इंटीमेट हो रहे थे। फिर सोफिया और ओस को देखते ही टीना अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है, लेकिन ओस को तो बस जॉनी को फंसाना था। फिर जॉनी ओस और सोफिया से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात तुम लुका को मत बताना, नहीं तो लुका मुझे गोली मार देगा। फिर ओस जॉनी को डिप्टी वाली बात बताता है और उसे डिप्टी से बात करने के लिए कहता है, लेकिन ये बात सुनकर जॉनी सोफिया को कहता है कि ओस पहले भी तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है और तुम उस पर दोबारा भरोसा कर रही हो। फिर वो ओस की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक पेंगुइन है जो लोगों का मनोरंजन करता है। ओस किसी का भी अपना नहीं हो सकता। जब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ओस उसके मुंह में मोबाइल घोंपकर उसे मारने लगता है। मार खाने के बाद जॉनी का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो डिप्टी से बात करने लगता है। अब सोफिया और ओस की मीटिंग फंजाओ के साथ फिक्स हो जाती है। ओस ने ये मीटिंग अपने क्लब में ही रखी थी। फिर वो विक्टर को नए ड्रग का काफी स्टॉक दे देता है और क्लब में आई सारी लड़कियों को समझा देता है कि उन्हें ये माल हर किसी को बेचना है और जिसको भी और माल चाहिए वो विक्टर से ले सकता है। फिर विक्टर को अपना सारा काम समझाने के बाद वो सोफिया के पास आ जाता है। सोफिया के दिमाग पर जॉनी की कही हुई बातों का असर हो गया था। फिर वो ओस से सवाल करती है कि क्या ओस वो नए ड्रग की सारी प्लानिंग खुद के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि तुम सभी को साइड हटाकर खुद बॉस बनना चाहते हो। फिर वो सोफिया को कहता है कि तुम उस सन की जॉनी की बातों पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोफिया उसे चेतावनी देती है कि आज की मीटिंग में फंजाओ सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, ना कि तुमसे। दूसरी तरफ लड़कियां और बाकी के लोग विक्टर से माल लेना शुरू कर देते हैं। अब नए ड्रग को चखते ही लोगों को एक अलग सा एहसास हो रहा था, जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई हो। तभी ओस और सोफिया की फंजाओ के साथ मीटिंग शुरू हो जाती है। फिर फंजाओ सोफिया को ट्राइड्स और फाल्कन्स की पुरानी दुश्मनी के बारे में याद दिलाते हैं, लेकिन सोफिया को तो अभी भी माल बेचने से ही मतलब था। फिर सोफिया उनको साफ साफ कह देती है कि अगर तुम लोग मेरे ड्रग की मार्केटिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और एजेंट को ढूंढ लेंगे। फिर बहुत सोचने के बाद फंजाओ ये डील स्वीकार कर लेता है। फिर ओस जश्न मनाने लगता है। उस समय नीचे विक्टर की लाइफ में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। फिर रॉक्सी विक्टर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन तभी क्लब में चमक रही लाइट्स देखकर विक्टर को वो धमाके याद आने लगते हैं। उनको देखकर विक्टर का सिर चकराने लगता है क्योंकि ग्रेसिएला भी उसका स्टेशन पर इंतजार कर रही थी और विक्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ओस को अब काम करने के लिए मना कर दे। चक्कर आने की वजह से काफी सारा माल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन रॉक्सी विक्टर को संभालती है और जल्दी जल्दी सारा माल उठाकर उसे देती है। अब विक्टर एक अकेले कमरे में चला जाता है। तभी ओस वहाँ पर आता है और उसे खुशखबरी देता है कि हमारी डील तय हो गई है। लेकिन तभी ओस विक्टर की सारी चैट पढ़ लेता है। अब ओस को लगने लगता है कि विक्टर एक लड़की के चक्कर में उसका सारा पैसा लेकर भाग जाएगा, लेकिन विक्टर उसे समझाता है कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं बस अब और ये काम नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर ओस को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर वो विक्टर को कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, अच्छे कपड़े दिए, घर दिया और तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है। फिर ओस अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और विक्टर को कहता है कि तुम कोई कैदी नहीं हो और ना ही मैंने तुम्हें कैद
करके रखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो करो, वरना यहाँ से निकल जाओ। फिर विक्टर ओस की ये बात सुनते ही तुरंत वहाँ से चला जाता है। जाते जाते विक्टर ओस की कार भी ले जाता है। फिर स्टेशन में उसे ग्रेसिला दिखती है जो उसका इंतजार कर रही थी। विक्टर समझ नहीं पा रहा था कि उसे ग्रेसिला के साथ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं ओस की बात भी सही थी। ओस से मिलने से पहले वो एक गरीब था और अब उसके पास माल है। ओस ने उसे जमीन से उठाया और आसमान में बिठा दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छे कपड़े दिए, पैसे दिए, हर मुश्किल से लड़ने के लिए हिम्मत भी दी। ओस को भी पता था कि विक्टर वापस जरूर आएगा, क्योंकि ऐशो आराम की दुनिया जो एक बार जी लेता है तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता और ना ही उसे छोड़ना चाहता। फिर वो सोफिया से बात करने चला जाता है। सोफिया को अभी भी ओस की वफादारी पर शक था, लेकिन ओस उसका भरोसा जीतने के लिए उसके सामने इमोशनल हो जाता है। उसको देखकर सोफिया का दिल पसीज जाता है। फिर जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर नादिया आ जाती है और मोरोनी गैंग के बंदे उन दोनों पर गन तान देते हैं। फिर नादिया ओस को कहती है कि मेरी नजर हर वक्त तुम पर है, तुमने हमें धोखा दिया। ये बात सुनकर ओस घबरा जाता है, लेकिन तभी मोरोनी गैंग के आदमियों को एक गाड़ी उड़ा देती है और ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही चला रहा था। ओस की सोच सही थी, विक्टर वापस आ गया था। फिर विक्टर ओस से तुरंत गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और वे दोनों सोफिया को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। ये बात तब की है जब नादिया और मोरोनी गैंग के सदस्यों ने सोफिया और ओस पर गन तानी हुई थी। अब नादिया को ओस की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो सोफिया के सामने उसकी सारी असलियत खोल देती है और एल्बर्टो को भी उसी ने मारा है ये भी बता देती है। नादिया की बात सुनते ही सोफिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने ओस पर भरोसा किया। फिर ओस नादिया को कहता है कि मैं अभी भी मोरोनी के साथ हूँ। मैंने सोफिया के नए ड्रग वाले प्लान में इसलिए साथ दिया क्योंकि मैं उसके अड्डों को देखना चाहता था, लेकिन नादिया ओस की झूठी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। अब नादिया ओस और सोफिया को ठोकती इससे पहले ही विक्टर वहां पर आ जाता है और ओस को ले जाता है। विक्टर की टक्कर की वजह से सोफिया को भी काफी चोट आती है और फिर कोने में जाकर वो डॉक्टर रैंडल के पास कॉल करती है ताकि वो उसे लेने के लिए वहां पर आ जाए। अब कहानी पास्ट में जाती है जब कारमाइन जिंदा हुआ करते थे। उस समय फाल्कन फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया फाल्कन का सम्मान किया जा रहा था। एक छोटा सा भाषण देने के बाद सोफिया वहां से चली जाती है। फिर वो ओस को गाड़ी तैयार करने के लिए कहती है, लेकिन तभी सुमेर ब्लेसी नाम की एक लड़की उससे बात करने के लिए वहां पर आती है। ब्लेसी बताती है कि एक युवा लड़की योलोंडा जोन्स ने पिछले हफ्ते आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि पिछले 10 सालों में कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है और सभी की सभी ने एक ही तरीके से अपनी जान ली, वो भी फांसी लगाकर। फिर वो सोफिया को कहती है कि आपकी माँ की मौत भी फांसी लगने की वजह से ही हुई थी और ये बात सुनकर सोफिया उसको कोई भी जवाब नहीं देती। दरअसल सोफिया अपनी माँ की मौत को भुला नहीं पाई थी और उनकी मौत का गम अभी भी वो महसूस करती थी। फिर ब्लेसी कहती है कि वो उन लड़कियों की हेल्प करना चाहती है ताकि ऐसी मौतें रुक जाए, लेकिन सोफिया उलझन में पड़ जाती है। फिर ब्लेसी बताती है कि जिन लड़कियों की मौत हुई उनमें से ज्यादातर लड़कियां आइसबर्ग लॉन्ज में काम करती थी और आपके पिता के बिजनेस में शामिल थी। अब ब्लेसी का इशारा सोफिया के पिता की तरफ था, लेकिन जब सोफिया देखती है कि ब्लेसी एक प्रेस रिपोर्टर है तो वो उससे बात करना बंद कर देती है, क्योंकि कारमाइन ने साफ साफ मना किया था कि किसी भी प्रेस रिपोर्टर से बात नहीं करनी। हालांकि ब्लेसी की बात सोफिया के मन में घर कर जाती है। फिर घर लौटने के बाद सोफिया, कारमाइन और एल्बर्टो एक साथ ड्रिंक पीते हैं। फिर एल्बर्टो किसी जरूरी काम की वजह से वहां से चला जाता है। कारमाइन एल्बर्टो को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो केवल मौज मस्ती और पार्टी शार्टी में ही बिजी रहता था। उसे अपने बिजनेस और परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। फिर वो सोफिया को कहते हैं कि अब तुम्हें ही परिवार संभालना होगा क्योंकि तुम समझदार हो। ये बात सुनकर सोफिया खुश हो जाती है और कारमाइन के जन्मदिन के गिफ्ट के बारे में सोचने लगती है। फिर अगली सुबह अल्बर्टो कार में सोफिया को एक घड़ी दिखाता है जो वो अपने पिता को गिफ्ट करना चाहता था। सोफिया उन लड़कियों के बारे में अल्बर्टो से पूछती है, लेकिन वो सोफिया को कुछ भी नहीं बताता। फिर रात को सोफिया ब्लेसी से अकेले ही मिलने जाती है। ब्लेसी सोफिया को उन 7 लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है जिन्होंने फांसी लगा ली थी। वो बताती है कि इन लड़कियों ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी ने इनका गला घोटकर इनको टांगा है। फिर वो सोफिया को कहती है कि क्लब में जितने भी कर्मचारी हैं, उनके रिकॉर्ड का इंतजाम करो ताकि असली गुनहगार को सबके सामने लाया जा सके। लेकिन सोफिया उसे बस एक झूठी कहानी कहकर मना कर देती है और अपनी कार के पास लौट जाती है। उसको देखकर ओस समझ जाता है कि सोफिया एक रिपोर्टर से बात कर रही थी। फिर वो सोफिया को चेतावनी देता है कि अगर तुम प्रेस वालों से बात करोगी तो वो लोग तुमसे ऊट पटांग सवाल पूछेंगे। तभी रात को कारमाइन की जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी के दौरान ओस सोफिया को बुलाता है और कहता है कि आपको कारमाइन बुला रहे हैं।
दरअसल ओस ने कारमाइन को सब कुछ बता दिया था कि सोफिया एक रिपोर्टर से मिलने गई थी। फिर कारमाइन सोफिया पर गुस्सा करते हैं क्योंकि ब्लेसी पुलिस के साथ काम कर रही थी और कारमाइन पर खुद एक कत्ल का केस चल रहा था। अब कारमाइन को शक हो जाता है कि सोफिया उनकी सच्चाई जान गई है। फिर सोफिया उनसे सवाल करती है कि मेरी माँ ने आत्महत्या क्यों की। फिर कारमाइन उसे कहता है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। फिर सोफिया ओस को लेकर अपने घर जाने लगती है। रास्ते में भी वो अपनी माँ और उन लड़कियों के बारे में ही सोच रही थी और उस समय उसे सबसे ज्यादा गुस्सा ओस पर ही आ रहा था क्योंकि उसने कारमाइन को सब कुछ बता दिया था। तभी अचानक से पुलिस की 2-3 गाड़ियां उन्हें घेर लेती है। फिर एक ऑफिसर उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। फिर जैसे ही सोफिया गाड़ी से नीचे उतरती है उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। अब सोफिया कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि आपको ब्लेसी और बाकी की 7 लड़कियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात सुनकर सोफिया चिल्लाती है कि मैंने कोई भी हत्या नहीं की, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कारमाइन की चाल थी। फिर 2 ऑफिसर ओस को भी पकड़ लेते हैं ताकि वो सोफिया की हेल्प ना कर सके। फिर पुलिस वाले सोफिया को अपने साथ ले जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में सोफिया से मिलने के लिए उसका वकील आता है और उसके साथ एल्बर्टो भी था। एल्बर्टो जानता था कि सोफिया निर्दोष है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। सोफिया का वकील भी अपने हाथ खड़े कर देता है क्योंकि पूरी फाल्कन फैमिली उसके खिलाफ थी। फिर सोफिया को 6 महीने के लिए आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में भेजने की सजा सुनाई जाती है, जहां मानसिक रोगियों को यातनाएं देकर ठीक किया जाता था। वहां पर उसे द हैंगमैन नाम भी दिया जाता है। फिर एल्बर्टो उसे हिम्मत दिलाता है कि 6 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि सोफिया इन 6 महीनों में यहाँ पर क्या कुछ झेलेगी। फिर आर्कम पहुंचने पर सबसे पहले सोफिया की सफाई की जाती है। फिर उसे कैदियों जैसे कपड़े दिए जाते हैं। रैंडल नाम का डॉक्टर उस समय वहीं पर काम किया करता था, जो कि थोड़ा बहुत सोफिया पर यकीन किया करता था, लेकिन हॉस्पिटल के बाकी वरिष्ठ डॉक्टर रैंडल को दबा देते हैं। फिर सोफिया को उसके वार्ड में बंद कर दिया जाता है। उसके बगल वाले कमरे में ही एक पिशाच जैसी लड़की रहती थी जो उससे दीवार के पीछे से बात करती थी। फिर सोफिया को डर लगने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर जब वो दीवार के छेद में से उस लड़की का चेहरा देखती है तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह वो बाकी के कैदियों के साथ खाना खाने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर वो पिशाच जैसी लड़की उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उस लड़की को ड्रग दे देते हैं। वहाँ सोफिया की नजर एक और डरावनी लड़की पर जाती है जो उसकी ओर ही बढ़ रही थी। उसको देखकर भी सोफिया डर जाती है क्योंकि वो लड़की बंदी नहीं हुई थी। फिर वो लड़की सोफिया के पास आकर उसे मारने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि सोफिया ने सच में कई लड़कियों की हत्या की है। फिर सोफिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने रूम के अंदर पाती है। तभी रैंडल उससे मिलने के लिए आता है। फिर सोफिया उससे पूछती है कि जब बाकी लड़कियां बंदी हुई थी तो वो लड़की आजाद कैसे घूम रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये सब उसके पिता करवा रहे हैं ताकि सोफिया किसी पर हमला करे और फिर उसे दोषी साबित किया जा सके। फिर रैंडल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सोफिया को फिर से उसी डरावनी लड़की के पास ले जाया जाता है। इस बार डॉक्टर सोफिया को चाकू देते हैं ताकि वो उस लड़की को मार दे, लेकिन वो लड़की सोफिया से चाकू छीन लेती है और खुद ही अपनी जान ले लेती है। फिर डॉक्टर सोफिया को और भी ज्यादा यातनाएं देने लगते हैं। अब उसे हर रोज बिजली के झटके भी दिए जाते थे ताकि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। कारमाइन ने अपनी बेटी को नर्क जैसे हॉस्पिटल में भेज दिया था। फिर 6 महीने की सजा पूरी होने के बाद एल्बर्टो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन दुख की बात यह थी कि जज साहब ने फाल्कन परिवार के बाकी सदस्यों की चिट्ठियों के आधार पर उसकी ट्रायल याचिका खारिज कर दी। ये बात सुनकर सोफिया को गहरा सदमा पहुंचता है। वो जानती थी कि जज साहब कारमाइन के हाथों बिक चुके हैं और अब वो वही करेंगे जो कारमाइन चाहेगा। फिर सोफिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर एल्बर्टो उसे हिम्मत देता है, लेकिन हिम्मत देने के अलावा वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। अब सोफिया को वहाँ पर हर रोज वही दर्दनाक झटके दिए जाते थे। एक बार जब सोफिया वैम्पायर के बगल में बैठकर खाना खा रही थी तो वो वैम्पायर उसे कहती है कि अगर तुमने उन लड़कियों को मारा है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये बात सुनकर सोफिया समझ जाती है कि आर्कन के डॉक्टरों ने वैम्पायर को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है और इसीलिए मुझे इतने दिनों से ड्रग्स भी दिए जा रहे थे। सोफिया का गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब तक तो उसने किसी को भी नहीं मारा था, लेकिन अब वो वैम्पायर को मारकर खत्म कर देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। रैंडल सोफिया पर एक लाइट से जुड़ा हुआ प्रयोग कर रहा था
ताकि वो भ्रम की दुनिया में वापस चली जाए। फिर सोफिया रैंडल से सवाल करती है कि तुम्हें तो आर्कम में बहुत मजा आता होगा जब तुम मुझे तड़पते हुए देख रहे थे, लेकिन रैंडल कहता है कि मैंने ही तो तुम्हारी वहां से निकलने में हेल्प की थी। अब कार्माइन और ओस पर से विश्वास उठ जाने के बाद सोफिया किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। फिर रात को सोफिया एक कैंडल लाइट डिनर में जाती है जिसे लुका, जॉनी और मिलोस ने आयोजित किया था। वहां जाकर सोफिया उन तीनों पर अपना गुस्सा निकालती है और कहती है कि मैं 10 साल तक आर्कम में रही और तुम लोग मुझे छुड़वाने के बजाय जज को खत लिखते रहे कि मैं पागल हूँ। सोफिया की कजन कार्ला अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सोफिया सिर्फ उसकी बेटी को भेजती है और कार्ला को कहती है कि तुम यहीं पर रुको। फिर सोफिया उन सबको खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि मैंने कोई भी हत्या नहीं की थी, फिर भी मुझे लंबी सजा भुगतनी पड़ी। जितने कत्ल का आरोप मुझ पर डाला गया उससे ज्यादा कत्ल तो मिलोस कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। डिनर के बाद सोफिया अपने रूम में आ जाती है। जब सभी सो जाते हैं तो वो चुपके से कार्ला की बेटी को उठाती है और उसे नीचे गार्डन में ले जाती है। फिर वो कार्ला की बेटी रोमा को बताती है कि मैं पहले अपने भाई के साथ गार्डन में सोती थी क्योंकि यहाँ मुझे नींद अच्छी आया करती थी। आज रात हम दोनों यहीं पर सोएंगे। फिर रोमा उसकी बात मान लेती है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह सोफिया जब उठती है तो देखती है कि घर के सभी लोग मर चुके थे। फिर सोफिया एक मास्क पहनकर अंदर जाती है क्योंकि पूरे ग्राउंड फ्लोर में जहरीली गैस छोड़ दी गई थी और ये सब सोफिया की ही चाल थी। उसी ने सबको मौत के घाट उतार दिया। अब सोफिया के पास अपना कोई भी नहीं था, सबने उसे धोखा दे दिया था और आज उन्हें उनकी सजा मिल गई। फिर वो ऊपर के फ्लोर पर जॉनी के रूम में जाती है क्योंकि जॉनी को उसने नहीं मारा था। फिर वो उसे उठाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि सोफिया क्या करती है। क्या वो जॉनी के साथ मिलकर ओस को मार देगी या फिर ओस इन दोनों को खत्म कर देगा? कौन बनेगा गोथम का नया बॉस? ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।